बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान हबीब खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ ख़बरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट हैं जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो सहाफ़ियों का घेराव है वो अभी तक नहीं ख़त्म हो रहा, और असद उमर का जो इंकशाफ है उस पर, और जो अपोजिशन जमातें हैं जो सबका अब जो हुकूमत में हैं उनके इंकशाफात, और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज साहब जब से वो रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई, उनका मुसलसल घिराव किया गया, घर का घिराव किया गया, उनके वालिदैन बच्चों को परेशान किया गया, तकरीबन 7 से ज़्यादा मुकदमात उन पर दर्ज किए गए, और बिलाखिर उन्होंने ख़ुद जाकर गिरफ़्तारी दे दी थी। गिरफ़्तारी दे फिर अदालतों ने उनके मुकदमात खारिज किए, उनको बाइज़्ज़त बरी किया, जिसके बाद वो फिर उन्होंने अपनी सहाफ़त ज्वाइन की, इस पर एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया। वहाँ से फिर उन्होंने निकाल दिया, वो जिस तरह निकाला वो वीडियो नेट पर मौजूद है, किसी के दबाव में आकर उनको निकाला गया। अब उन्होंने बोल न्यूज़ पर उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अभी वही जो बात करते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन पर, तो उस हवाले से उनको फिर जो है दोबारा उनके घर का घेराव किया जा रहा है। और इस हवाले से अब वो घेराव जो है, चूँकि पंजाब के अंदर तो हुकूमत PTI की है, तो पुलिस जो है उन्होंने जांच पड़ताल की है, तो अभी तक वो पता चला कि फोर्सेस के बंदे हैं जो उनके घर के बाहर मौजूद थे। और इमरान रियाज के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी जाकर उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं उसके लिए। तो बहरहाल ये घेराव आपको पता क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा नाज़रीन, एक ख़बर जो है वो चलाई जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की डील हो गई है। नाज़रीन, जबकि समा न्यूज़ के अंदर नदीम मलिक जो एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ख़बर चलाई, उन्होंने कहा डील नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने सीधा कह दिया ना तो हम किसी जत्थे की हिमायत करेंगे, ना इंतखाबात में मुदाखलत करेंगे, ना ही कोई डील करेंगे। ये उन्होंने ख़बर लगाई है, जबकि वो जो PMLN के कुछ हैं जर्नलिस्ट वो भी यही कह रहे हैं कि डील बिल्कुल नाकाम हो गई है, जबकि PTI के कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक जो है बैकडोर राब्ते जारी हैं, ऐसा कुछ डील वगैरह नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन, अगर माजी को देखा जाए तो जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आया है उसकी मकबूलियत में कमी वाक़ हुई है। अभी देख लें जिस तरह शहबाज शरीफ का हाल है, जरदारी का हाल है, जो 13 जमाती इत्तेहादियों का हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आए हैं, तो जब से ये डील करके इनका बहुत बुरा हाल है, इनकी मकबूलियत में इंतहाई दर्जे की कमी आई है और इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में इजाफा होता है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार ऐसे उल्टा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को तो निकाला, लेकिन इस मरतबा वो जिस तरह कहते हैं टक्कर के लोग मिले, वही सीन हुआ कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी और उसका नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को भी पड़ा कि जितने इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ उतने उनको बदनामी या सवालात उन पर उठे। तो इस मरतबा जो है वो निज़ाम कुछ और हुआ। तो इस हवाले से बड़ी ख़बरें चल रही हैं, और असद उमर का बोल न्यूज़ पर भी इंकशाफ है कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही होगा, और उन्होंने वहाँ लिख कर दिया है कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। तो इस हवाले से एक ये ख़बर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ाम ही इसी तरह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है तकरीबन अक्सरियत उनके कंट्रोल में है, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चला रही है पाकिस्तान का निज़ाम। तमाम जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसके अंदर इनके इन्वॉल्वमेंट है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस हवाले से कल रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि ये क्या है, कभी हमें इधर धकेल दिया जाता है, कभी हमें उधर धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने बाहर आकर बताया कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन हैं इनको इस्टेब्लिशमेंट ख़रीदती है, डील करती है, इन्हीं को हुक्म दिया जाता है कि आप इधर हो जाएं, आप फ़लाँ के साथ मिल जाएं। तो ये हमें बताया जाए कि हम क्या करें हम इस सूरत हाल में। तो नाज़रीन, ये वही रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से ये बात हो रही है कि समझने की कोशिश करें ना कि कल तक जो नहीं मान रहे थे, डील नहीं हुई, ख़रीदा नहीं गया, आज वही कह रहे हैं कि ख़रीदा जाता है और डील की जाती है, कल तक जो नहीं मान रहे थे। और वही इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन जो सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी थी पार्लियामेंटेरियन की, वही। तो इस हवाले से ये सबसे एक पॉइंट है कि किस तरह पार्लियामेंटेरियन को ख़रीदा जाता है और फिर हुकूमत गिराई जाती है, हुकूमत बनाई जाती है। तो इस हवाले से रियाज हुसैन पीरज़ादा का बड़ा इंकशाफ है।
उसके अलावा अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा था इमरान खान की गवर्नमेंट में कि मिसिंग पर्सन के हवाले से। इमरान खान साहब उनको बुलाते रहे कि आप आएँ, आर्मी चीफ से मुलाकात करें और उनको अपनी परेशानी बताएं। वो नहीं आते थे, वो जाकर उस वक्त अपोजिशन जो शहबाज शरीफ थे अपोजिशन लीडर, उनके साथ बैठ गए। लेकिन अभी वो हुकूमत में है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इम्पोर्टेड सरकार, तो उसके अंदर बैठ गए। अब भी वही कह रहे हैं कि क्या है, कभी हमें इधर धकेल दिया जाता है, कभी हमें उधर धकेल दिया जाता है। यानी अख्तर मेंगल साहब जो हर वक्त बलूचिस्तान की आवाज़ उठाते रहे हैं मिसिंग पर्सन की, वो ये कह रहे हैं कि हमें कभी इधर धकेल दिया जाता है, कभी उधर धकेल दिया जाता है। यानी एक वो जिस तरह ख़ास एक तगड़ा बंदा समझा जाता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो भी बेबस अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है कि हम बेबस हैं, कि हमें कभी इधर धकेल दिया जाता है, कभी उधर। और उसने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में उन लोगों की गवर्नमेंट है जो बलूचिस्तान को कॉलोनी समझते हैं, यानी बलूचिस्तान को कुछ नहीं समझते, वो सिर्फ पाकिस्तान की कॉलोनी समझते हैं। तो वो अपनी, जब इस तरह के आदमी अख्तर मेंगल जो मिसिंग पर्सन पर खुल के बात करता हो, जो बलूचिस्तान के मसाइल पर और नहीं देखता कि वो किस हवाले से बात कर रहा है, पाक फौज के हवाले से, जिस हवाले से खुलकर बात करता है, तो वो अब इतनी अपनी बेबसी का कर रहा है इजहार कि मैं इतना बेबस हूँ, हम इतने बेबस हैं। तो इस हवाले से पहले भी उनका वो शहबाज शरीफ के साथ मिसिंग पर्सन के हवाले से चला, तो उन्हीं के सर पे गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि वो साइड पे हुए तो गवर्नमेंट गई। तो ये सारा वो सूरत हाल है कि किस तरह जो है ये गवर्नमेंट बेबस है। और ये फ़ैसले जो हैं, नवाज शरीफ भी पहले इसके इजहार कर चुके हैं कि सारे फ़ैसले मैं नहीं करता था, मुझे लिखे लिखाए फ़ैसले मिलते थे, मैं वो फ़ैसले करता था। तो वो भी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। उसके अलावा जो और है कि जो इम्पोर्टेड सरकार जिसके लिए हुकूमत में आई थी, एक तो ये सबसे बड़ा मसला ये था कि अगला आर्मी चीफ इमरान खान लगाना चाहते थे, उनको ये बड़ा मसला था। और वो 900 जो है नए जजेस लगाना चाहते थे, नायब का दायरा इख्तियार बढ़ाना चाहते थे, अब जो करप्शन की उनको सज़ा दिलवाना चाहते और पाकिस्तान के निज़ाम को यानी सदारती निज़ाम लाना चाहते थे अगले आर्मी चीफ के साथ मिलकर। तो ये अफवाहें चल रही थी। इस हवाले से अपोजिशन जो इम्पोर्टेंट सरकार है वो कह रही थी हमने इमरान खान की हुकूमत गिराई। अब ये मसला क्या है? मसला है अगली आर्मी चीफ की तैनाती। सबसे बड़ा मसला ये, पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती ये सबसे बड़ा मसला होता है। अब शहबाज शरीफ जिसको चाहते हैं, ये जो आर्मी चीफ की तैनाती होती है ये वज़ीर आज़म का दायरा इख्तियार होता है। वज़ीर आज़म के बस में होता है कि उन्होंने किसको बनाना है, लेकिन शहबाज शरीफ चूँकि वो अकेले फ़ैसले करते नहीं हैं, उन्होंने जब भी फ़ैसले किए वो अपने भाई के साथ सलाह मशवरे के साथ फ़ैसला करते हैं, बड़े भाई के साथ। तो उन्होंने ये फ़ैसला करना है आर्मी चीफ के हवाले से। तो उन्होंने इस हवाले से नवाज़ शरीफ ने का भी पैगाम आपके सामने है कि वो किसको लगाना चाहते हैं, मरीम नवाज़ का भी है कि वो किसको लगाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ किसको लगाना चाहते हैं। और जरदारी साहब ने कहा है कि मेरे तो हाथ खड़े हैं, ये वज़ीर आज़म की सवाब दीदे उन्होंने किसको लगाना है। तो इस हवाले से सबसे बड़ी जो है मुश्किल है वो है नए आर्मी चीफ की तैनाती। नया आर्मी चीफ तैनात होगा, वो देखेगा कि इदारा किधर खड़ा है और मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल क्या है। उस हवाले से वो नई जो पॉलिसी या नया अपना माहौल है जो है वो क्रिएट करेगा और बताएगा क्या मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, नए इंतखाबात की तरफ या इसी गवर्नमेंट को चलाना है किस तरह। तो ये अगले आर्मी चीफ की सवाबदीद पर है कि वो जब आता है तो क्या करता है। लेकिन इमरान खान की स्टेटमेंट इसके हवाले से मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है इसको एक्सटेंशन दे दी जाए और इंतखाबात करवा दिए जाएँ और इंतखाबात के नतीजे में जो वज़ीर आज़म बनेगा वो अगले आर्मी चीफ की तैनाती करे। क्योंकि इमरान खान को बड़ा एतराज़ है इन इम्पोर्टेड सरकार के आर्मी चीफ की तैनाती पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये अपना बंदा लाना चाहते हैं। हालांकि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो टॉप के 5 जर्नैल होते हैं, उनमें से जो एक है वो मुकर्रर होता है। लेकिन इसके अलावा शेख रशीद साहब का भी बयान है और भी कुछ बयानात हैं इसके हवाले से। तो जब तक ये तैनाती नहीं होती तब तक मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस तरह की कैफियत होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला अपोजिशन के लिए हुकूमत दोनों के लिए यही है कि आप जो है आर्मी चीफ की तैनाती, नया आर्मी चीफ आएगा तो उसकी पॉलिसी क्या होगी उसी के मुताबिक चलेंगे। तो ये है। और दूसरा एक ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को ये बार बार कहा गया कि आप ये छोड़ें सब कुछ और पार्लियामेंट में वापस चले जाएं। तो खान साहब का इस हवाले से बिल्कुल बयान सामने है। उन्होंने बिल्कुल सीधा इनकार किया है कि मैं जो है दोबारा इस असम्बली में नहीं जाता, जहां आपने ये इम्पोर्टेड सरकार बिठाई है उस असम्बली में मैं वापस नहीं जाता। उसके अलावा जो क्या नाम है
आसिफ जरदारी साहब को, जो नैब का कानून चेंज हुआ है उसके हवाले से कि नैब ने जो आसिफ जरदारी को बरी किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं, यानी अदालत ने जो बरी की उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो नैब वापस लेने पर गौर कर रहा है। तो जब ये कानून ही बदल गया है कि मुजरिम को कानून ही हिफाजत दे रहा है, तो फिर यानी आप खुद गौर करें कि बरीयत के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की जाती हैं, लेकिन यहाँ नैब का इदारा बरीयत की अपीलें वापस लेने पर गौर कर रहा है। यानी नैब का जो काम था कि मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़्यादा असासाजात, उस पर तहकीकात, अब वो उन पर जो है उनको जो मुजरिम हैं उनको रिलीफ देगा। और पाकिस्तान में यानी कानून ऐसा बना दिया गया जिसमें मुजरिम, करप्शन करने वाले को, मनी लॉन्ड्रर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो इस हवाले से जरदारी साहब का अब रिलीफ का जो है वो शुरू हो रहा है। जिस तरह NRO 1 हुआ था, इन दोनों ख़ानदानों को रिलीफ मिला था, अब NRO 2 में दोनों ख़ानदानों को रिलीफ मिल रहा है। तो इस हवाले से नैब से जरदारी साहब को भी रिलीफ मिलने जा रहा है। करीब ये ख़बर भी आप सुन लेंगे कि वो भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और NRO 2 तो मैंने आपको बताया तब ही मुकम्मल होगा जब नवाज़ शरीफ साहब को जो है उनको बरीयत मिल जाएगी। उसके अलावा इसहाक डार साहब और परवेज़ इलाही साहब, परवेज़ इलाही ने बयान दिया है कि हमने 6 मरतबा हुकूमत से, वफाकी गवर्नमेंट से अपील की कि हमें गंदम रिलीज़ दे दी जाए क्योंकि सूबे में खुराक का बहरान आने वाला है। तो उन्होंने हमें गंदम देने से इनकार किया है। सिंध को उन्होंने गंदम जारी कर दी है, लेकिन पंजाब के साथ वो दुश्मनी निभा रहे हैं और पंजाब को गंदम नहीं जारी करके दे रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये जो है पंजाब के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं और पंजाब को गंदम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से खुराक और आटे का बहरान पैदा हो सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये सूबे के साथ, सूबे ने इन्हें मैंडेट नहीं दिया तो ये उनके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर गंदम अपनी लेना है, अपने हिस्से की जो है वो लेना चाहते हैं। उसके अलावा इसहाक डार साहब, उनके लिए जब वो आए तो एक माहौल पैदा किया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक तो डॉलर को बढ़ाया, 240 रुपये तक लेकर गए और फ्यूल एडजस्टमेंट उनका बढ़ाया, यानी एक माहौल पैदा किया गया। महंगाई यानी जानबूझ के पैदा की गई ताकि इसहाक डार साहब आएँ, वो फ़ौरन डॉलर को जो है 20-25 रुपये कम करें और थोड़ा बहुत और रिलीफ दें, जिससे वजह देखें इसहाक डार साहब आए तो उनका जादू चल गया और रिलीफ मिल गया। तो इस हवाले से ये सारा जो है मनसूबाबंदी की गई, लेकिन अब ये हालात उनके भी काबू से बाहर हैं। उसकी वजह क्या है कि कल जो है डॉलर वो बढ़ा है 220 रुपये, ओपन मार्केट के अंदर 235 रुपये और मिल भी नहीं रहा, और 236 में रसीदों के ऊपर मिल रहा है। यानी सादे अल्फाज में कहें तो डॉलर की जो कीमत है वो 236 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो ये इस हवाले से इसहाक डार साहब के लिए मनसूबाबंदी की गई। अब वो बेचारे IMF के पास गए और वहाँ से सीधा लंदन में बैठे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो ये बर्बादी है ये पिछले 4 सालों की वजह से है, लेकिन हालांकि ऐसा कि नहीं था। जब ये हुकूमत गई तो डॉलर 182-83 रुपये पे था, इन जनाब ने आते ही 240 पे पहुंचा दिया। अब ये आए, इन्होंने बैंक पर जिस तरह वो डालकर तरसीलात रोक कर, तो इन्होंने जो है डॉलर को मसनूई तौर पर पीछे लाए। अब फिर डॉलर अपनी असली हालत पे वापस जा रहा है और अभी ये हो रहा है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट कम है, बंद है बिल्कुल, लेकिन जब वो खुलेंगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो डॉलर हो सकता है 250 से भी ऊपर चला जाए और हो सकता है 300 तक चला जाए। ये माहिर मुआशियात जो हैं वो कह रहे हैं कि चूँकि डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है तो इस हवाले से मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल अपनी असली हालत पे नहीं है, वो दोबारा अपनी जो है असल डॉलर का रेट है और असल जो मुल्क के हालात हैं उन पर वापस जा सकती है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो डार साहब की पॉलिसियाँ हैं ये मसनूई पॉलिसियाँ हैं, ये आगे जाकर इसको और मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो खैर डार साहब को तो इसकी परवाह नहीं है, डॉलर जिस तरह उन्हें वापस लाया और फिर वो अपनी असली हालत पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हैं तो वो भी खुल जानी है, जिससे फिर जो है मईशत जो है हमारी फिर उसका पहिया जो है स्लो हो जाना है, महंगाई बढ़ जानी है और डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें वो भी बढ़नी है और फ्यूल एडजस्टमेंट का जिस तरह इन्होंने ड्रामा रचाया ख़त्म कर दिया है, जबकि मौजूदा जो बिल आ रहे हैं उनमें फिर इसको शामिल किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के माशी हालात हैं। उसके अलावा जो सियासी हालात चल रहे हैं उसके अंदर जो है कोशिश की जा रही है कि बैकडोर राब्तों के ज़रिए डील करके मुल्क को इस नहज तक ना पहुँचाया जाए, लेकिन एक ताकतवर हल्कों की तरफ से इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो फ़ौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान करें।
क्योंकि जब तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया जाता ये हुकूमत दबाव में नहीं आएगी, और जब तक ये हुकूमत दबाव में नहीं आती तब तक ब्लैकमेल होकर ये जो है इमरान खान के हक़ में ऐसे कोई फ़ैसले नहीं करती। तो जब तक इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करते उनको खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। तो इस सूरत में ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आप लॉन्ग मार्च करें, जब आवाम का दबाव आएगा, हुकूमत ब्लैकमेल होगी, तो तब जाकर हो सकता है इंतखाबात का ऐलान हो जाए और अगली जो सियासी सूरत हाल है उस पर जो है आगे का लाहे अमल अपनाया जाए। तो ये इस हवाले से आगे चल रहे हैं। तो ये हैं आज जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो। तो आगे भी और कुछ खबरें होंगी जो आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।